देखा जाए, अगला हम लोग का इसमें दिया हुआ है आयतन प्रतिशत। शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए और ध्यान से यहाँ ध्यान देखिए। हम लोग को अगला पॉइंट दिया हुआ है इसमें आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। नहीं, वॉल्यूम परसेंटेज को दर्शाया जाता है परसेंटेज V बटा V से। सिंपल है, ध्यान रखना है। अब विलय का आयतन प्रतिशत में कोई बोल रहा है, नहीं हमको विलय का आयतन नहीं, विलय का आयतन प्रतिशत निकालना है। विलय का आयतन प्रतिशत तो सिंपल है, यहां जो ऊपर वाला V होगा, ऊपर वाला जो V हम लोग लिखे हुए हैं, ऊपर वाले V का मतलब हो जाएगा विलय का आयतन। विलय का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम पहले ही बताए हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। ध्यान रखना है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम यूनिट है। नहीं तो कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है विलय का आयतन मिलीलीटर में, नहीं तो हम मिलीलीटर लिखें चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखें, दोनों बात क्या है, सेम है। ठीक है, चलो तो परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम का हमको लिखना है फॉर्मूला। नहीं, और हमको किसका आयतन प्रतिशत निकालना है, विलय का। तो जिसका आयतन प्रतिशत निकालना है बाबू उसको ऊपर रखो। नहीं तो वही हम किए हैं, देख लो विलय का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलो दूसरा यहां पर देखें हम लोग बट्टा, यहां पे आ जाए नीचे वाला भी, तो फिर वही विलियन का आयतन। विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, और प्रतिशत है तो क्या लिखेंगे, गुना 100। ध्यान रखना है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये सिंपल देखा जाए तो परसेंटेज W/W की तरह नहीं है क्या, है बिल्कुल। वहां पर बस ग्राम था, यहां पर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। वहां पर भार था और यहां पर आयतन है। दिक्कत है सेम एज, अगर हम लोग को देखा जाए तो विलायक का आयतन प्रतिशत अगर निकालना है, तो अगर विलायक का निकालना है आयतन प्रतिशत तो ऊपर क्या रखेंगे, विलायक का आयतन। तो यहां हम रख सकते हैं विलायक का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखना है बट्टा। अब नीचे हम लोग देखें तो नीचे वाले भी का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग को, विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और यहां पर गुना क्या करेंगे, गुना 100। तो ये हम लोग का हो जाएगा विलायक का आयतन प्रतिशत। ठीक है, चलो ध्यान दो, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा था, याद करो द्रव्यमान प्रतिशत का परिभाषा हम लोग बताए थे यहाँ पर कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, यही बोले थे। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग जब बोलेंगे आयतन प्रतिशत का तो ध्यान सुनेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, नहीं 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में। विलियन का आयतन है, ध्यान रखना है कि बोलना जरूरी है। नहीं भाई किसका, 100 सेंटीमीटर तो विलियन का, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में उपस्थित विलय की आयतन को, विलय के आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में निकालने को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। बोल सकते हैं, नहीं ध्यान सुनना है, फिर से बोल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में निकालने को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब क्या है, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में कितना सेंटीमीटर क्यूब विलय है, अगर निकाल दिए तो आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। ध्यान रखना है, तो वही तो हम लोग का परिभाषा होगा। चलो देखा जाए तो परिभाषा हम लोग को लिखा हुआ है, परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम का परिभाषा क्या लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को सेंटीमीटर क्यूब में निकालने को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। दिक्कत है, नहीं हम लोग को ध्यान रखना है, ग्राम जो है वो भार का इकाई है और सेंटीमीटर क्यूब आयतन का इकाई है। मेरी बात समझ आ रही है ना, नहीं तो ये डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। चलो अगला पॉइंट क्या लिख रहा है, इस इकाई का उपयोग सामान्यतः वैसे विलयनों के लिए किया जाता है जिसमें विलायक तथा विलय दोनों द्रव्य अवस्था में हो। नहीं, यानी जो परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम हम लोग जो इकाई यूज कर रहे हैं, ये जनरली कैसे विलयन के लिए उपयोग किया जाएगा, विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी क्या हो, द्रव्य हो। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, वैसे विलयन के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है।
अब जैसे 10% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम लिखा हुआ है, नहीं, अच्छा बताइए तो, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे कि मान लीजिए 10% डब्लू बटा डब्लू कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 10% डब्लू बटा डब्लू कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 100 ग्राम काची का द्रव्यमान है? बिलियन द्रव्यमान में, 100 ग्राम बिलियन के द्रव्यमान में, चलिए, हाँ, 10 ग्राम विलय या विलायक है, बोल सकते हैं। बैठिए, हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जनरली जब भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे, विलय या विलायक, तो जनरली हम लोग विलय बोलेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि जनरली विलय, हम लोग जो विलयन की सांद्रता पढ़ते हैं, एक्चुअली इसका मतलब होता है विलय की सांद्रता। इसका मतलब क्या होता है? विलय की सांद्रता। तो जब भी कहीं 10% डब्लू बटा डब्लू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 100 में 10 नहीं, यानी कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है। नहीं, डब्लू बाई डब्लू रहे तो 100 में भी ग्राम, अब विलय की मात्रा में भी ग्राम, और वही अगर भी बटा भी रहे तो 100 में भी सेंटीमीटर क्यूब और विलय की मात्रा में भी सेंटीमीटर क्यूब। दिक्कत है? तो अगर 10% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो बताएंगे मृत्युंजय जी क्या पढ़ सकते हैं इसको? बिल्कुल सही है, सेम वैसे ही बोल देंगे। यानी 10% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो 100 में 10, तो हम यहां लिख सकते हैं इसका मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में 10 सेंटीमीटर क्यूब विलय उपस्थित है या घुला हुआ है। बोलो, दिक्कत है? नहीं, कहीं हमको कोई दे दिया 5% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, नहीं, 5% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम दे दिया, बोलो, लिखा हुआ है 5% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, मतलब क्या है? बाकी लोग चुप रहिए, हाँ बोलिए। सही है, बड़ा छोटा सा चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यूज आएगा, देखिएगा रासायनिक क्यों में कैसे। तो इसका मतलब लिख सकते हैं ना? बैठिए, चलिए अगले पॉइंट पे आइए। नहीं, जो कि याद करना है, नहीं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम लोग पिछले क्लास से भी एक याद किए थे, नहीं, याद किए थे ना? चलिए बताएंगे निखिल जी। हम लोग पिछले क्लास में डब्लू बाई डब्लू के लिए बताए थे कि डब्लू बाई डब्लू इकाई जो है ये किसके लिए उपयोग की जाती है? काची सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा है, आप क्लोरेट बोल रहे हैं कुछ। बोलिए, कुछ बताया गया था? बैठिए, चलिए सर। तो व्यावसायिक ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइट और जल, जल, जल में सोडियम हाइपोक्लोराइट मिला दिया जाता है, नहीं, अच्छा, परसेंटेज कितना रहता है? 3.62%। बैठिए, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है, बस में रहा है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन चला जाता है, नहीं कि भाई जो हम लोगों का ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनता है, विरंजक जो विलयन बनता है, उसमें हम लोग कौन सा यौगिक यूज करते हैं? तो हम पढ़ाए थे सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज करते हैं, नहीं, ध्यान रखना है। फिर हम लोग को ये बताया गया था कि भाई पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो बताया गया था, नहीं, तो ये सब याद रखना है। चलिए, सेम वैसा ही एक और बात आपको आ रहा है, देखो, हम लोग यहां से एक टर्म पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दो, आगे भी हम लोग को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, यहां पर एक टर्म है एंटी फ्रीज, ध्यान रखना है, नहीं, एंटी फ्रीज जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिहीन, ध्यान रखना है, एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है? प्रतिहीन। चलो, प्रतिहीन का मतलब क्या होता है समझो। प्रतिहीन का मतलब होता है वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ, नहीं, जिनको जल में मिलाने के बाद वो जल के हिमांक को घटा देते हैं, जल के हिमांक क्या करते हैं? घटा देते हैं।
जैसे जल का हिमांक यानी जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलता है। नहीं, अब हम एक ऐसा पदार्थ उसमें मिला दिए जिससे जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी जो पानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलता था, अब उस पानी में हम एक ऐसा पदार्थ मिला दिए जिसके मिलाने से वही पानी अब -5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करने लगा। नहीं, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा? बढ़ा। घट न गया जी? नहीं, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, -5 हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। नहीं, तो जो पदार्थ आप मिलाए उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी फ्रीज यानी प्रतिहीम। ध्यान रखना है, जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है। इतना में दिक्कत है? ठीक है, चलो। तो हम लोग को देखा जाए तो जनरली प्रतिहीम का यूज क्यों किया जाता है? प्रतिहीम का यूज जो है, एंटी फ्रीज का यूज क्यों किया जाता है समझो। जैसे 4 व्हीलर हम लोग के पास रहता है, नहीं तो 4 व्हीलर में रेडिएटर होता है, और पहले रेडिएटर में पानी डाला जाता था। क्या डाला जाता था? पानी। नहीं, अब उस तुम 4 व्हीलर को लेके किसी ठंडे प्रदेश में चले गए जहाँ का टेम्परेचर जो है वो तुमको 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। नहीं, तो होगा क्या? जो पानी रेडिएटर में डाले हैं वो पानी जम जाएगा। जब वो पानी जम जाएगा तो होगा क्या? रेडिएटर फट जाएगा। रेडिएटर क्या होगा? फट जाएगा। काहे फट जाएगा भाई रेडिएटर? तो रेडिएटर इसलिए फट जाएगा क्योंकि बर्फ का आयतन पानी के आयतन से ज्यादा होता है। नहीं, जैसे ही आप एक गिलास पानी रखे हैं, नहीं जैसे एक गिलास ले लीजिए, गिलास में आधा गिलास पानी रख दीजिए, अब वहाँ मार्क कर दीजिए। नहीं, अब मार्क करके उसको फ्रिज में रख दीजिए। जब जमेगा वो बर्फ में बदलेगा तो उस मार्क से थोड़ा ऊपर चला जाएगा वो। नहीं, यानी बर्फ का आयतन क्या होता है? ज्यादा होता है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ध्यान रखना है। तो रेडिएटर में आप पानी पूरा भर दिए, नहीं जैसे ही वो ठंडे प्रदेश में पहुंचा रेडिएटर का पानी क्या हो गया? जम गया। जब रेडिएटर का पानी जमेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, जब उसका आयतन बढ़ेगा तो रेडिएटर को फाड़ देगा। नहीं, बस मेरा है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी का रेडिएटर अब 10,000 20,000, नहीं जैसन गाड़ी वैसा उसका कीमत। नहीं, तो पानी कौन चीज का है? फ्री का कि दाम लग रहा है? फ्री का है। नहीं, फ्री का पानी उसमें डाले थे, उसके चक्कर में कितना हो गया? 10-15 लॉस में चला गया। बस मेरा है। तो आपका रेडिएटर जो है वो खराब नहीं हो, रेडिएटर खराब नहीं हो, इसके लिए क्या किया गया कि अब कूलेंट यूज किया गया। नहीं, यानी कि पानी में एक ऐसा पदार्थ डाल दिया जाए जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा दे। बस मेरा है। नहीं, तो क्या डाला गया भाई? इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या डाला गया? इथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान रखना, एंटी फ्रीज में जो रेडिएटर में यूज किया जाता है वो हम लोग का होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान रखना। अब इथिलीन ग्लाइकॉल, नहीं जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसे फॉर्मूला CH2OH, CH2 और OH। ध्यान रखना है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड को आप पानी में अगर डाल दीजिए तो ये पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत तेजी से घटा देता है। बस मेरा पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत तेजी से घटा देता है। उसी के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम लोग को NCERT में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम। नहीं, यानी 35% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम का मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में, नहीं 35 सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दें। चलो यहां पर ध्यान से समझो, हम लोग यहां लिख रहे हैं बिलियन कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन, यही ना जी? नहीं, इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल कितना डालें? 35 सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकॉल। ई मतलब इथिलीन, जी मतलब ग्लाइकॉल। अच्छा चलो, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो घटाएंगे, कितना आएगा? 65 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या निकल गया? जल। नहीं, यानी आप चाहते हैं नहीं कि भाई 65 सेंटीमीटर क्यूब जो जल है, नहीं अगर ये बर्फ में नहीं बने तो 65 सेंटीमीटर क्यूब जल में कितना सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ेगा? 35 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह 65 सेंटीमीटर क्यूब जल को जल्दी बर्फ में बदलने नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यही नहीं कि सर इथिलीन ग्लाइकॉल है तो पानी है तो एक ठेपी डाल दें। नहीं, तो एक ठेपी डालने से नहीं होगा भाई, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि कितना पानी में कितना डालना है। नहीं, यानी 65 सेंटीमीटर क्यूब पानी को आप चाहते हैं कि वो बर्फ में नहीं बदले तो 65 सेंटीमीटर क्यूब में एक्यूरेट आपको 35 सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकॉल डालना पड़ेगा।
नहीं, तो वो 35 सेंटीमीटर क्यूब जो इथिलीन ग्लाइकॉल है वो सिर्फ 65 सेंटीमीटर क्यूब जो पानी है उसको बर्फ में बनने नहीं देगा। बाकी उससे ज्यादा अगर पानी होगा तो बाकी सब बर्फ में बदल जाएगा। बुझा रहा है? इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा। हाँ बोलिए। हैं? 35-40 कर दीजिए। देखिए होता क्या है, जनरली हम लोग को केयर करना है कि हम लोग पानी जो यूज करते हैं वो इंजन को कूल करता है, नहीं इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नहीं, वो होता क्या है कि पानी में आप इथिलीन ग्लाइकॉल उतना ही डालना है कि पानी जो है वो बहुत गाढ़ा नहीं हो जाए। अगर बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो रेडिएटर का नाक का मुंह बंद कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपको पानी और चीनी का विलयन पीना है, नहीं अब हम चीनी उसमें उठा के 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी एक गिलास में डाल दें और कहीं घटा के तो पी जाइए। नहीं, अब आप मुंह में डाल रहे हैं तो मुंह में चीनी आ गया। नहीं, बस में आ रहा है, हमको जल्दी पियो जल्दी पियो। अरे मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या, नाक मुंह बंद होना शुरू। बुझा रहा है? तो आपको पानी में इथिलीन ग्लाइकॉल उतना ही डालना है कि पानी आपका बहुत गाढ़ा नहीं हो जाए। वो गाढ़ा नहीं होगा तो इवोपरेट नहीं होगा, इवोपरेट नहीं होगा तो इंजन को कूल नहीं करेगा वो। मेरी बात समझ आ रहे हैं? तो हर एक चीज का मात्रा इसीलिए फिक्स किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो 65 सेंटीमीटर क्यूब में 35 डाल सकते हैं। नहीं, अगर कम डालिएगा तो कम पानी को बर्फ में बनने से रोकेगा। बस मेरा है। और ये भी केयर करना है कि पानी आपका ज्यादा गाढ़ा नहीं हो। ज्यादा गाढ़ा होगा तो फिर उसका जो वर्क है वो वर्क नहीं कर पाएगा। आपका रेडिएटर जो है वो ढंग से पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंजन को हमेशा पानी चाहिए। और वो पानी किस रूप में चाहिए? उसको लाइट फॉर्म में चाहिए। बस मेरा है, आप ज्यादा गाढ़ा कर दीजिएगा तो इंजन के पास वो कूलिंग पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं पहुंचेगा तो आपका इंजन फिर से गर्म हो जाएगा, गाड़ी जल्दी खराब होगी। बात समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज बड़ा कैलकुलेटिव है। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, 65 सेंटीमीटर क्यूब पानी को ही वो बचाएगा, बाकी पानी बर्फ बदल जाएगा। हाँ, इस पे क्वेश्चन है भाई, हम लोग पढ़ेंगे कि 100 ग्राम के पानी में इतना ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल बताया बनाया गया। नहीं तो बताइए कितना पानी बर्फ में बदल गया, कितना पानी बच गया, ये सब पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल भी आएगा, आएगा पढ़ेंगे। चलिए अब ध्यान से। हाँ, सब जगह बिल्कुल। अब जैसे ही तुम्हारा कूलिंग होने लगेगा ना, तो कूलिंग होने के बाद क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होते हैं, हम लोग बोलते हैं जब कूलिंग होता है तो पानी के मॉलिक्यूल नजदीक आने लगते हैं। नहीं तो जो एक कुछ पानी जो होंगे वो अपने अंदर से इथिलीन ग्लाइकॉल को निकालना शुरू करेंगे, और वो इथिलीन ग्लाइकॉल जाकर कुछ ही पानी के हिस्से में इकट्ठा हो जाते हैं। नहीं, और कुछ पानी जो है वो जम जाते हैं। बस में आ रहा है? तो जैसे ही सेपरेशन कम होगा ना, एक्स्ट्रा इथिलीन ग्लाइकॉल निकाल के पानी के कुछ हिस्सों में ही जाके इकट्ठा हो जाएंगे, बाकी हिस्सा क्या हो जाएगा, सिर्फ पानी बच जाएगा। बस में आ रहा है? इसलिए ऐसा होता है। ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन सही था इनका कि सर हम लोग जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन तो होमोजीनियस मिक्सचर है। नहीं तो सॉल्यूट में भी एक्सप्रेस दिया, जो सॉल्यूट जो है वो सारे पार्ट में फैल गया। नहीं, सॉल्यूट जो है सब पार्ट में फैल गया, तो फिर सर पूरा पानी क्यों नहीं बच पाता है? नहीं, क्यों, कुछ ही पानी जो है वो हम लोगों का जल में रह गया और कुछ पानी बर्फ में कन्वर्ट कर गया। तो बात सही है, जैसे आप ठंडा करोगे पानी के मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं, नजदीक आएंगे तो कूलिंग ऐसा नहीं है कि आपका एकाएक पूरा पानी जो है ठंडा हो जाता है। नहीं, पानी के मॉलिक्यूल स्लोली ही धीरे धीरे कूल्ड होते हैं, ध्यान रखना है। तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल जो पहले ठंडे होते हैं वो इथिलीन ग्लाइकॉल को सेपरेट करने लगते हैं, और वो सेपरेट करते करते कुछ पार्ट में ही इथिलीन ग्लाइकॉल पानी के साथ प्रेजेंट रहता है। तो जिस पार्ट में रह जाएगा वो पार्ट क्या होगा, बर्फ में नहीं कन्वर्ट करेगा, और जो पार्ट आपका वैकेंट हो जाएगा, जिससे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल रह जाएंगे, वो बर्फ में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, चलो अब पढ़ ले यहाँ पे। एथिलीन ग्लाइकॉल 35% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम विलियन वाहनों के इंजन को ठंडा करने में काम आता है। ठीक है, कह सकते हैं इस सांद्रता पर जल का हिमांक 255.4 केल्विन यानी लगभग -17.6 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, कम हो जाता है। नहीं, यानी कि 65 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम लोग 35 सेंटीमीटर क्यूब अगर जल डालते हैं, जल बोल रहे हैं सॉरी, 65 सेंटीमीटर क्यूब में जल में अगर हम लोग 35 सेंटीमीटर क्यूब इथिलीन ग्लाइकॉल डालते हैं, तो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस था, अब वो कितना हो जाएगा, -17.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, पहला बात। हाँ, एक बात और बता दें, जो क्वेश्चन पूछा उस पर एक बात और हम बता दें। हम लोग केयर करना है कि जैसे पानी का मात्रा हम ज्यादा ले लिए,
नहीं, और इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मात्रा है वो हम कम डाल दिए, नहीं जितना डालना चाहिए उतना नहीं डाले, ठीक है। तो हमको केयर करना है कि हो सकता है कि आपका टेम्परेचर जहां पे आप गए हैं वहां पे टेम्परेचर आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक ही हुआ या 4 डिग्री सेल्सियस तक ही हुआ, तो उस केस में आपका कम इथिलीन ग्लाइकॉल भी पूरे पानी को बचा लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 65 सेंटीमीटर क्यूब और 35 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेशियो है ये कितने टेम्परेचर के लिए है? -17, यानी इतना टेम्परेचर जाएगा तब ये रेशियो हमको चाहिए। बस मेरा है, अगर हमारा रेशियो कम रहता है यानी 65 सेंटीमीटर क्यूब में हम 35 नहीं मिला के 20 से मिला दिए, 10 से मिला दिए, तो हो सकता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो -17 नहीं जाए, आपका टेम्परेचर जो है -5 तक ही रुक गया, तो -5 तक के भी टेम्परेचर को वो क्या करेगा? पूरे पानी को बचा लेगा। नहीं तो टेम्परेचर कितना हद तक डाउन जा रहा है इस बात पर भी डिपेंड करेगा क्या कि इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। मेरी बात में आ रही है? यानी कहीं पे टेम्परेचर -5 गया तो उसमें क्या जरूरी है भाई 65 में 35 मिलाने का? 65 में 35 कितने टेम्परेचर के लिए है? -17 डिग्री सेल्सियस जहां टेम्परेचर है वहां के लिए है। नहीं कहीं पर -5 है, -6 है, तो वहां पर आपको इतने इथिलीन ग्लाइकॉल डालने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अलग अलग टेम्परेचर के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल की क्या होगी? अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होगी। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब नॉर्मल क्वेश्चन है इस पे, जिसमें क्वेश्चन में कोई जान प्रान है नहीं। देखा जाए, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, 500 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में 20 सेंटीमीटर क्यूब विलय घुला हुआ है तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। यही क्वेश्चन हम लोग का है। नहीं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देख लो, आएगा आएगा, घबराइए मत। देखा जाए तो ऊपर वाले भी का मतलब क्या है? विलय का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। कितना अच्छा दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्यूब विलय, यानी विलय का मात्रा दे दिया है 20, और सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में भी दे दिया है। नहीं होता है क्वेश्चन वही आए जो एग्जाम में हम पढ़ के गए थे। नहीं आज रात को जो रिवीजन किए एकदम हु बहू वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो नहीं अंदर से पूरा खुशी हो जाता है। बस मेरा है, तो इसमें भी देख रहे हैं आपको विलय की मात्रा चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, दे दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बात है, रख दिए 20। चलिए नीचे वाले भी का मतलब है विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, देखते भाई 500 सेंटीमीटर क्यूब, वाह क्या बात है। नहीं परसेंटेज का मतलब 2 शून्य से 2 शून्य गया, 5 से हम लोग का 4 आ गया। नहीं 4% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, यही ना आया। दिक्कत है? तो इस टाइप क्वेश्चन है तो मजा नहीं आ जाएगा, फटाफट बना के निकल जाइएगा आप लोग। लेकिन इस टाइप क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में नहीं आता है। बस मेरा इस टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो भी आएगा सॉल्यूशन से बिहार बोर्ड में भी वो रासायनिक इकाई से ही आता है। बस मेरा है, ठीक है। देखा जाए अब ये दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब, देखा जाए 10% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम NaOH के जलीय विलयन में NaOH का भार ज्ञात करें। अब यहां पर देखा जाए तो हम लोग को भार दे दिया हुआ है, लेकिन यहां होना क्या चाहिए? आयतन। भार भी हो सकता था अगर खाली डेंसिटी दे देता तो। नहीं तो यहां पे हम लोग क्या डालेंगे? आयतन। आयतन ज्ञात करना है हम लोग को, ध्यान रखना है। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन था। अगर हमको इसको ऑब्जेक्टिव के लिए बनाना होता तो सीधे हम 200 का 10% निकाल देते, 200 गुना 10 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता, 20 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर चला आता। नहीं और बाई प्रोसेस बनाते तो हम ऐसे लिखते इसको कि भाई परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम का मान दिया हुआ है, यानी दूसरे तरीके से बनाते तो हम बाई मेथड ऐसे बनाते कि परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम का मान कितना है? 10, और विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन यहां लिख देते, जो दिया हुआ पहले उसको लिख दिए कि विलयन का आयतन जो है वो हम लोग को दिया हुआ कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब, लिख दिए, ध्यान रखना है। अब फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला था परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू विलय का आयतन, तो विलय का आयतन निकालना है x बटा विलयन का आयतन 200, इस तरह से गुना में कितना? 100, 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कैंसिल करते, परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम का मान दिया हुआ है 10, तो इसका मान 10 रखते बराबर x बटा क्या करते? 2, यहां से 2 को इधर भेजते, x इज इक्वल्स टू क्या आता? 20 सेंटीमीटर क्यूब आता। नहीं
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए क्वेश्चन, टाइपिंग कहीं मिस्टेक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलो देख लिया जाए। डीपीएस का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। लिख रहा है 500 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल के जलीय विलयन, यानी विलयन का आयतन दिया हुआ है। पाँच सौ सेंटीमीटर क्यूब, 20 ग्राम इथेनॉल है। इथेनॉल का भार दिया हुआ है क्वेश्चन में, इथेनॉल का भार दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20 ग्राम, रख दिए 20 ग्राम। यदि इथेनॉल का घनत्व, क्वेश्चन में दिया हुआ है इथेनॉल का घनत्व, चलिए ये 28 नहीं है, सुधारिए उसको, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो टाइपिंग मिस्टेक है। 2 और जो 8 लिखा हुआ है वो 8 नहीं है, वो ग्राम है। वो क्या है? ग्राम है। 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो विलयन का आयतन प्रतिशत निकालें, परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग कुछ करना नहीं है। देखो तो यहां पर ध्यान दें, यहां पर हम लोग ऊपर ले भी का मतलब क्या है? विलय का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, यही इसका मतलब है। नहीं तो हमको विलय कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल का भार दिया हुआ है और इथेनॉल का घनत्व दिया हुआ है, तो भार और घनत्व के मदद से आयतन नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो यहां पे हम लोग चाहते तो इन दोनों के मदद से इथेनॉल का आयतन निकालते। तो इथेनॉल का आयतन निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बटा डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम, रख देते। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 से 10 बराबर में आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमको विलय का आयतन निकल गया। अब परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम। तो ऊपर वाले भी का मतलब 10, नीचे वाले भी का मतलब 500, गुना में कितना? 2 शून्य से 2 शून्य जाता, 5 से 2 जाता, यानी 2% वॉल्यूम बटा वॉल्यूम। आएगा कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत है तो इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक था, सुधार देना है। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। नहीं, कॉन्सेप्ट हम लोग का सही होना चाहिए, तो इस तरह से बना सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़े, जहां पर दिक्कत होगा वहां पे रोकिएगा। चलिए अगला है आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ध्यान समझ लें। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नहीं तो द्रव्यमान आयतन यानी बोलेंगे इसको मास वॉल्यूम परसेंटेज, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा गया, इसको कैसे दर्शाएंगे? तो परसेंटेज W बटा V। नहीं, क्योंकि ऊपर द्रव्यमान है इसलिए W ऊपर है, और नीचे आयतन है इसलिए हम लोग का नीचे क्या होगा? वॉल्यूम। ठीक है, पहले द्रव्यमान और तब आयतन। नहीं तो पहले जो आता है वो ऊपर रहता है, जो बाद में आता है वो नीचे रहता है। तो वही लिखा गया है परसेंटेज W बटा V। अब जनरली विलय वाला ही यूज में आता है तो हम उसी फॉर्मूला को बस लिख रहे हैं। अब ऊपर जो W लिखा हुआ है, इस W का मतलब होगा विलय का भार ग्राम में। जब भी W रहेगा तो इसका मतलब होता है ग्राम, और जब भी V रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। किस में? फिजिकल यूनिट में। कहां पर? फिजिकल यूनिट में। केमिकल यूनिट में ये बात लागू नहीं करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन फिजिकल यूनिट में कहीं भी W दिखाई दे यानी ग्राम लगाना है, और V दिखाई दे यानी सेंटीमीटर क्यूब लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो W यानी विलय का भार ग्राम में। W जो है वो भार को रिप्रेजेंट करता है, नहीं तो ध्यान रखना है। और नीचे हम लोग का दिया गया है V, तो नीचे वाले V का मतलब क्या होगा? विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, ध्यान रखना है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज W बटा V का। नहीं, विलायक के रूप में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मेनली यूज यही आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो W बटा V का फॉर्मूला हम लोग का सिंपल है, विलय का भार ग्राम में, नीचे वाले V का मतलब विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, और परसेंटेज का मतलब गुना 100। इतना में दिक्कत किसी को?
आगे बढ़ सकते हैं, चलो। अब इसी का डेफिनीशन है, तो जैसे बाकी का परिभाषा दिए थे वैसे ही इसका ही परिभाषा देंगे, ध्यान रखना है। अब ऊपर हम लोगों का क्या है, W यानी विलय का भार ग्राम में, नहीं, और नीचे क्या है, वॉल्यूम, विलयन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। और ये जो प्रतिशत है वो जनरली लगता किसके साथ है, W के साथ कि V के साथ, जो नीचे रहता है उसके साथ, ना W के साथ ना V के साथ, जो नीचे रहता है उसके साथ 100 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे कौन है, V, नहीं, तो उसी के साथ 100 लगाएंगे, तो 100 के साथ क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो इसका परिभाषा परसेंटेज W बटा V का परिभाषा देना हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय के मात्रा को ग्राम में निकालने को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। बोल सकते हैं, नहीं, 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं। तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आपको भी अगले क्लास में बोलना है, बुझा रहा है, नहीं। अब हम पूछते हैं तो आए 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 नहीं करना है, बस में आ रहा है ना। चलिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय या विलायक की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आ जाएं। अब देख रहे हो 20% W बटा V लिखा हुआ है, तो कोई बता सकता है, बोलिए। 20% W बटा V लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, 20% W बटा V, बोलिए। हैं 100%। चलिए बैठिए, चलिए टेक्निकल आदमी खड़ा होइए। 100 सेंटीमीटर क्यूब कौन ची में, हाँ तो बिलियन बोलना है, बोलिए। फिर 20% बोलेगा, तुम ठीक से बोल, जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलो। 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में 20 सेंटीमीटर क्यूब, घंटा कहने गया, बोलो ठीक से बोलो। बैठिए, देखा जाए, देखिए प्रभाव पड़ता है डंडा का, देखा जाए 20% W बटा V लिखा हुआ है, नहीं तो हम लोग सिंपल बोलेंगे, जैसे ही परसेंटेज आया तो हम लोग को 100 बोलना ही है, कंफर्म है। नहीं, अब 100 के साथ ग्राम लगाएंगे कि सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, ये डिपेंड करता है कि नीचे क्या लिखा हुआ है, बस में आ रहा है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, V, तो जैसे ही V लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी 100 के साथ क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, सिंपल है, 100 में 20 बोलना है। नहीं, अब 20 के साथ क्या लगाएंगे, तो W है ऊपर, तो 100 के साथ क्या लगाएंगे, 20 के साथ क्या लगाएंगे, ग्राम। तो हम लोग का बोलेंगे अगर कहीं भी लिखा हुआ है 20% W बटा V, तो इसका मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, देख लो। आइए क्या लिखेंगे, विलियन, 100 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है या विलय है। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल, ये बोलने आना चाहिए, नहीं ये बोलना बहुत आसान है, ये बोलने आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम लोग केमिकल में इसका यूज आने वाला है, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए। चलो क्या लिखा हुआ है, इस इकाई का उपयोग मुख्यतः औषधियों व फार्मेसी में किया जाता है। नहीं, औषधि या फार्मेसी में इसका यूज किया जाता है, यानी जो भी उनकी दवाइयां बनती हैं उन दवाइयों के निर्माण में इस यूनिट का ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए, पार्ट्स पर मिलियन समझा जाए। हम लोग को लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे तो लिखा हुआ है यहां पर मिलियन, नहीं तो पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन, तो यहां लिखा हुआ है देखो, पर मिलियन बराबर होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 के पावर 6, बड़ा एनर्जी आ गया। नहीं ना, 10 लाख मतलब रुपया सुनने में जाता है, नहीं तो रुपया का जहां बात कीजिए ना तो 10 से अपने आप ऑटोमेटिक एनर्जी चला जाता है का, देखा जाए तो पर मिलियन यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख यानी 10 का पावर 6, सिंपल सी बात है। चलो अब हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, तो पर मिलियन यानी 1 मिलियन, इसका तो मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो
जब तुमको प्रतिशत पढ़ाया जा रहा था तो प्रतिशत में क्या कहा जा रहा था, 100 में कितना, ऐसा बोल रहे थे ना। नहीं, जब भी तुमको परिभाषा देना था तुम बोल रहे थे परसेंटेज W/W, तो तुम बोलते अच्छा सर परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100, यानी अगर W/W है सर तो इसका मतलब हुआ कि सर 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलय उपस्थित है, अगर निकाल दिए तो द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। दिक्कत है। चलो, सेम पीपीएम जो है ये तीनों रूप में परिभाषित होता है, W/W के रूप में भी, V/V के रूप में भी, और W/V के रूप में भी। ये तीनों रूप में इसका परिभाषा आता है, ध्यान रखना है। अब मान लो कोई बोलता है कि पीपीएम का परिभाषा दो W/W के रूप में, तो ऊपर हो W नीचे हो W, नहीं, ध्यान रखना है। अब बस करना क्या है, उस डिफिनीशन इस डिफिनीशन में जहां प्रतिशत था वहां तुम 100 यूज करते थे, नहीं, अब पीपीएम में तुम 100 के जगह पर क्या यूज करोगे, 10⁶। नहीं, तो अगर हमको बोलना है कि भाई पीपीएम का परिभाषा W/W के रूप में दो, तो हम बोलेंगे 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही पीपीएम कहते हैं। बस में आया। तो ये परिभाषा हो गया किस रूप में, W/W, यानी द्रव्यमान के रूप में हो गया। ठीक है। अब कोई बोलता है कि नहीं भाई हमको पीपीएम का परिभाषा जो है वो देना है आयतन के रूप में, नहीं, तो बताएंगे, बोलिए सर। फिर आधा बात बोलते हैं आधा बात खा जाते हैं, ठीक से बोलिए, गड़बड़ है। चलिए, हम कुछ नहीं बोले हैं, हम बोले हैं कि पीपीएम को आयतन के रूप में परिभाषित कीजिए। हाँ, बोलिए, फिर से बोलिए। बिल्कुल सही है। नहीं, बैठिए। हम लोग बोले कि भाई पीपीएम को आयतन के रूप में बोलना है, तो आप प्रतिशत था परसेंटेज वॉल्यूम, तो आप बोलते थे ना भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को सेंटीमीटर क्यूब में निकालने को ही आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पर वही बोलना है, बस 100 को हटाइए, 10⁶ लगा दीजिए। 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को सेंटीमीटर क्यूब में निकालने को ही पीपीएम कहते हैं। नहीं, तो ये पीपीएम का डेफिनेशन हो गया आयतन के रूप में। नहीं, चलिए राजीव जी खड़ा होइए, द्रव्यमान आयतन के रूप में पीपीएम का परिभाषा दीजिए। बिल्कुल सही है। नहीं, द्रव्यमान बटा आयतन के रूप में पीपीएम परिभाषित करना है। नहीं, तो फिर वही, जब नीचे आयतन आ गया तो 10⁶ के साथ सेंटीमीटर क्यूब, तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही पीपीएम कहते हैं। और यह पीपीएम क्या चीज के रूप में हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन के रूप में हो गया। तो पीपीएम का 3 तरह से परिभाषा आता है। बात समझ में आया। नहीं, बस अंतर क्या था, प्रतिशत वाले में आप 100 ग्राम या 100 सेंटीमीटर क्यूब में बोलते थे, और यहां पर आप 10⁶ में जो बोलना है वो बोलिएगा। याद हुआ, तो ये सब याद चाहिए, ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ है पीपीएम को, ध्यान से पढ़ लेते हैं। पीपीएम को द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तीनों रूप में परिभाषित किया सकता है भाई। चलो, पीपीएम को द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया गया। नहीं, तो देखो तो 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। अब कोई बोलता कि भाई द्रव्यमान के रूप में पीपीएम का सूत्र क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला, वही चीज, विलय का भार ग्राम में, सब कुछ वही रहेगा, विलय का भार ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में, गुना कितना, 10⁶। जहां पर आप 100 से गुना करते थे बस वहां 10⁶ से गुना कीजिएगा, बुझाया। चलिए, तो ये आप समझ गए। अब यहां लिखा हुआ है पीपीएम को आयतन के रूप में, तो परिभाषा लिखा जाएगा, पीपीएम का सूत्र आयतन के रूप में लिखा जाएगा, लिख के लाना है। चलिए, पीपीएम को द्रव्यमान आयतन के रूप में, ये हो जाएगा ना। चलिए, पीपीएम का सूत्र द्रव्यमान आयतन के रूप में हो जाएगा,
सही से आपको लिख के लाना है। केमिस्ट्री का फेयर हो रहा है ना, और ध्यान रखिए कॉपी घरे नहीं छूटे, जा रहा है ना, ठीक है। कॉपी रेगुलर लेके आना है अपना, क्योंकि कभी भी कॉपी हम फेयर चेक कर सकते हैं, ध्यान रखना है। हमको रेगुलर अप टू डेट चाहिए आपका कॉपी। चलिए, अब कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से मेरा बात समझिए, हम लोग को लिखा हुआ है 5 ppm द्रव्यमान के रूप में। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 5 ppm, नहीं तो 5 ppm का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल है, जहां ppm आया तो कंफर्म है कि 10 का पावर 6 में 5। जैसे 5% आता था तो आप बोलते थे 100 में 5, वैसे ही 5 के साथ अगर ppm आ गया तो इसका मतलब कि 10 का पावर 6 में 5। अब द्रव्यमान के रूप में कह रहा है तो भाई दोनों में ग्राम लगा देंगे। नहीं तो हम बोलेंगे अगर 5 ppm को बोलना है द्रव्यमान के रूप में तो हम बोलेंगे कि 10 का पावर 6 ग्राम विलियन में, 10 का पावर 6 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है। दिक्कत है? नहीं तो इसका मतलब लिख सकते हैं, तो इसका मतलब लिखना है। दिक्कत है? ये सब कल चेक होगा। चलिए, 10 ppm आयतन के रूप में, तो इसका मतलब हुआ कि 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 10 सेंटीमीटर क्यूब विलय उपस्थित है। लिखा जाएगा। चलिए, 15 ppm द्रव्यमान आयतन के रूप में हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? देखिए भाई, सब लोग बोल रहे हैं यस सर, ही नहीं कि सर हम तो बोले नहीं थे यस सर। तो जिसको भी दिक्कत है भाई वो अपना हाथ उठा के आप बोलेंगे सर हमको दिक्कत है, आप क्या कर रहे हैं, फटाफट निकल रहे हैं, तो वो काम नहीं। जिसको भी भाई दिक्कत है वो अपना हाथ उठाए, आप बोले कि भाई देखिए सर आप गजब कर रहे हैं। नहीं, जिनको लेके हम नहीं लिख सकते हैं वो अपना बोल सकते हैं अभी क्लास में, या क्लास के बाहर भी निकल के बोल सकते हैं कि सर बुझा नहीं तो नहीं बताइए ना। नहीं, कैसे भी आपको समझ लेना है, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। तो 15 ppm द्रव्यमान आयतन के रूप में, तो वही हम लिखेंगे 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में 15 ग्राम विलय उपस्थित है। ये लिख सकते हैं आप। हाँ सर, बोला जाए। काहे नहीं हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लोग उस यूनिट का यूज नहीं करता है। नहीं, हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज किया जाता हो तो वैसे यूनिट को यूज करने में दिक्कतें आती होंगी। हाँ, लेकिन हम लोग चाहे पढ़ना चाहें तो काहे नहीं बोल सकते हैं, परसेंटेज V/W पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जनरली बुक में हम लोग को वही यूनिट मिलते हैं। देखो कॉपी खा रहा है का जी? है यस सर, कह रहा है कि यस सर। कॉपी खा रहा था, यस सर। अब कॉपी को इसे मुंह में पकड़े हुए है, हाथ में पकड़े हुआ था, मुंह में ले रहा था। नहीं, देखा जाए यहां पर थोड़ा ध्यान दें, लिखा हुआ है इस इकाई का उपयोग तभी किया जाता है जब विलयन में विलय की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है आपको, विलयन में जब विलय के बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है तभी इस इकाई का उपयोग करते हैं। देख रहे हो 10 का पावर 6 ग्राम का मतलब 10 लाख ग्राम। नहीं, 10 लाख ग्राम में 5 ग्राम विलय डाल दिया गया तो बहुत कम हो गया। बस में आ रहा है, तो केयर करना है। ऐसा किया जाता है, इससे देखते हो हम लोग यूज करते हैं, जो पानी होता है उसमें कीड़े को मारने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म CaCl3 का यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है? CaOCl2 का यूज किया जाता है ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। बस में आ रहा है, तो वहां पे आप मात्रा पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में एक वैल्यू दिया हुआ है 15 ppm। नहीं, 15 ppm वैल्यू दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यानी कहने का मतलब है कि 10 का पावर 6 ग्राम अगर आपका विलियन है, यानी पानी है, लगभग 10 का पावर 6 ग्राम पानी है, मान लो क्या है, पानी है। तो 10 का पावर 6 ग्राम पानी है, उसमें अगर आप कीटाणुओं को मारना चाहते हैं तो मारने के लिए मात्र 15 ग्राम आपको ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ता है, मात्र 15 ग्राम। नहीं, एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10 का पावर 6 ग्राम विलियन में, यानी 10 का पावर 6 ग्राम पानी में उपस्थित, ध्यान रखना, अगर कीटाणुओं को मारना है तो मात्र 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर उसके लिए क्या है, काफी है। दिक्कत है? ठीक है। चलो, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम कहीं लिखते हैं, देखो हम अगर मान लो कहीं लिखे हैं 15 ppm, ठीक है, तो 15 ppm द्रव्यमान के रूप में, चलो तो इसका मतलब तुम यही ना बताए थे जी कि 10 का पावर 6 ग्राम विलियन में 15 ग्राम विलय है, 15 ग्राम विलय है। इसका मतलब ही ना होता है
अच्छा ये बताओ कि विलयन कितना है? 10 का पावर 6। अब विलय कितना है? तो हमको यहां से विलायक निकालना है। तो विलायक का मतलब होता है विलयन माइनस विलय, विलयन माइनस विलय। तो विलयन का अमाउंट कितना दिया है? 10 का पावर 6 और माइनस विलय का मान 15, बराबर उसको घटाएंगे तो 10 का पावर 6 आएगा। बुझा रहे हैं ना? जैसे किसी के पास 10 लाख रुपया है, अब 15 रुपया भुला गया, नहीं तो बहुत बड़का संपत्ति भुला गया, नहीं भुलाया। तो 10 का पावर 6 यानी 10 लाख। 10 लाख में 15 ग्राम का कोनो वैल्यू नहीं है। तो कहीं अगर पीपीएम का सवाल आए और 10 का पावर 6 में से 5 कहीं घटाना पड़ जाए, कहीं 15 घटाना पड़ जाए, 20 घटाना, तो लगिए घटाने मत। बुझा रहा है? 10 का पावर 6 माइनस 15 बराबर क्या? 10 का पावर 6। ये बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाने का कोनो वैल्यू नहीं होता है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये नहीं घटा दीजिएगा एकदम 9 9 9 9 9 नहीं, उसके बाद पूरा लगिएगा बनाने, बहुत क्वेश्चन टफ हो जाएगा। हाँ ध्यान रखना है। चलिए यहां पर ध्यान दें, क्लियर कर ले थोड़ा सा। समुद्री जल में O2 की मात्रा 5.8 ppm होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? समुद्री जल में O2 की मात्रा 5.8 ppm होती है, ध्यान रखना है। यानी कि अगर 10 का पावर 6 ग्राम तुम समुद्री पानी लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन कितना घुला हुआ रहता है? मात्र 5.8 ग्राम। बस समझ रहे हो? और उतना ही ऑक्सीजन से जितना जीव जंतु है वो सांस लेकर जिंदा रहते हैं। बस में आ रहा है? क्योंकि समुद्री जो जानवर हैं उनको भी पानी में रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो ऑक्सीजन उनको मिलता कहाँ से है? समुद्र में घुलता है ऑक्सीजन, वायुमंडल से समुद्र में ऑक्सीजन घुलता है। कैसे? प्रेशर लगता है। नहीं, भगवान प्रेशर लगाए हुए हैं। कितना का? 1 atm का। 1 atm प्रेशर पर आपका ऑक्सीजन जल में घुलने लगता है, ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन अगर जल में घुलेगा तो केयर करना है, कितना घुल रहा है? 5.8, यानी 10 का पावर 6 ग्राम बिलियन में मात्र 5.8 ग्राम आपका ऑक्सीजन घुला रहता है, और इसी ऑक्सीजन से आपके जो जल के अंदर जीव जंतु हैं वो जिंदा रहते हैं। चलिए, इतना में दिक्कत है? चलिए, जल में उपस्थित, ये तो पढ़ चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, हम बता चुके हैं। ये जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन की 1 ppm मात्रा दंत रक्षण को रोकती है। नहीं, हम बताए थे, अगर आपका 1 ppm मात्रा अगर है फ्लोराइड आयन का तो वो दांतों को सड़ने से रोकता है। नहीं, अगर 1.5 ppm मात्रा हो जाए तो वो दांतों को पीला करने लगेगा और गलाने लगेगा, यानी दांत खराब करना शुरू कर देगा। और अगर 1.5 ppm से ज्यादा मात्रा हो जाए तो वो कैसा काम करेगा? जौहर की तरह काम करेगा। ये पहले समझा चुके हैं, समझा चुके हैं, इसको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट लिखा, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को भी ppm में मापा जाता है। यानी हम लोग का जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारा अशुद्धि आ रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, तो उस प्रदूषण की मात्रा अभी बहुत कम है, तो उसको भी मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ppm इकाई का यूज किया जाता है। दिक्कत है किसी को भी? तो ppm फिनिश हुआ ना? किसी को कोई परेशानी है? तो ये हम लोग ppm पढ़ लिए। चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 ppm को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 15 ppm को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, 15 ppm जो है इसका मतलब हुआ कि 10 का पावर 6 ग्राम 15 ग्राम विलय उपस्थित है या विलय है? नहीं, तो इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा? 15/10 का पावर 6 ग्राम विलय है। तो इसलिए प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, यानी 100 ग्राम में निकालना है। तो 100 ग्राम बिलियन में कितना होगा? तो 15/10 का पावर 6 गुना 10 का पावर 2 होगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी आ जाएगा 15 गुना 10 का पावर -4 आएगा, इतना ग्राम विलय। तो पीपीएम को द्रव्यमान प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो बदला जाएगा, नहीं बदलाएगा? बदला जाएगा ना? किसी को दिक्कत? चलो, तो ये सब आसान क्वेश्चन है, वो हम लोग कर सकते हैं। चलिए, अगले क्लास में थोड़ा पढ़ लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? हाँ, हमको 4% W/W आया।
इसका मतलब है कि 100 ग्राम में 4 ग्राम विलय उपजता है, तो विलयवे ना निकलता है।